नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह नीट पर। साथियों, नीट 2024 के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्याग्रह नीट पर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पूरी बायोलॉजी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। +1 की एनसीईआरटी और +2 दोनों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में पूरी एनसीईआरटी डिकोड करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी से हर एक इंडिविजुअल चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि केवल एनसीईआरटी को पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। तो बस इतना ही हमें करना है। नीट 2024 काफ़ी कम टाइम बचा है होने में, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि यहाँ एनसीईआरटी हम पूरी कंप्लीट करेंगे, लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, ठीक है। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी का एक अच्छा समन्वय बनाकर हम पूरी तरीके से चैप्टर को समाप्त करेंगे। केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी में, ठीक है, हिंदी माध्यम से हैं तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी का एक कॉम्बिनेशन बना करके ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप यदि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है तब आप रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एनसीईआरटी इस चैप्टर में क्या लिख रही है? सबसे पहले कि ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है, ऑक्सीजन का उपयोग है, हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन होता है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को तोड़ने के लिए, इनडायरेक्टली तोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होके हम इनडायरेक्टली ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जहाँ भी तोड़ने की बात होगी, ब्रेक डाउन करने की बात होगी, वहाँ कैटाबोलिक प्रोसेस होगी। अब ये कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होगी? कैटाबोलिक प्रोसेस में होता क्या है कि चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है। यहाँ क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। ये काम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी तभी प्रोड्यूस्ड होगी जब हम ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को ऑक्सीजन का यूज करके, उसका यूटिलाइजेशन करके हम इनको तोड़ेंगे, तब जा कर के कैटाबोलिक प्रोसेस कंप्लीट होगी और एनर्जी जो है प्रोड्यूस्ड होगी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, हमारी एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोसेस हो रही है। वही बात करें, यदि कैटाबोलिक प्रोसेस तोड़ने की बात कर रहा है तो इसके अपोजिट में एक एनाबोलिक प्रोसेस होती है, ठीक है। उसको भी जानिए। एनाबोलिक प्रोसेस क्या है? कि जहाँ भी जोड़ने की बात हो जाए, ठीक है, यानी कि कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में कंबाइन होकर के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। वहाँ क्या होगा? वहाँ होगी एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में क्या होगा? जब हम चीज़ें जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होगा? हम चीज़ों को तोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है। एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी अलग से, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। ये चीज़ समझना। अब ये जो बॉडी में हमारी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके हमारा बॉडी जो है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को इनडायरेक्टली तोड़ रहा है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर आप सभी को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इसका नेचर टॉक्सिक नेचर की गैस है, ठीक है। तो टॉक्सिक नेचर की गैस है तो ये हार्मफुल भी होगी। अब हार्मफुल है तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके लिए क्या आवश्यक होगा कि हमारी बॉडी को जो है ऑक्सीजन लगातार प्रोवाइड होती है ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक सकें, ठीक है। इतनी चीज़ है। बात करें कि जो हम बाहर से एटमॉस्फेयर की एयर को हम अंदर ले रहे हैं, और अंदर की जो एयर है, ठीक है, जो एल्वेलियर एयर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम बाहर फेंक रहे हैं। ये जो एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। कॉमनली इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं रिस्पिरेशन, ठीक है। एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में बात करें, ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग जो होती है ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है। ब्रीथिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन बात करें रिस्पिरेशन की, बात करें मेरे भाई, तो रिस्पिरेशन जो होती है ये केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ केमिकल ब्रेकडाउन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के सेल्स में होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। आगे हम बढ़ें, बात करें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये इसमें यहाँ ये दिया है, ठीक है, इस टॉपिक में। ये
ये टॉपिक जो है ये एनिमल किंगडम का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ से वैसे क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो एनिमल किंगडम से ही पूछे जाते हैं, ठीक। बात करें लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है, जैसे कि स्पॉन्ज हुए, ठीक है, सीलेंट्रेट्स हुए, प्लेटफॉर्म हुए, इनमें O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, इनकी बॉडी जो होती है ओवर देयर इंटायर सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस ऐसी बनी होती है जिसके द्वारा ये सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। जब सिंपल डिफ्यूजन करते हैं तभी इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म की बात करें, इनमें मॉइस्ट क्यूटिकल पाए जाते हैं, इसके लिए रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात करें, नेटवर्क ट्रैकियल ट्यूब होते हैं जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। एम्फीबियंस की बात करें, इसमें मॉइस्ट स्किन पाई जाती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। तो ये चीज़ें हैं। आगे हम बात करें एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क की बात करें, इसमें स्पेशियल वैस्कुलराइज्ड बैग होते हैं जिसको जो गिल्स होते हैं, गिल्स क्या करते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन के लिए जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बात करें टेरेस्ट्रियल बॉडीज़, ठीक है, इनमें क्या होता है लंग्स होते हैं। लंग्स जो हैं, लंग्स को भी स्पेशल वैस्कुलराइज्ड बैग बोलते हैं, ठीक है। ये लंग्स होते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। बात करें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें क्या होता है जो लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करें जैसे कि मछलियाँ, फिशेस हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स की बात की मैंने, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हमारी ह्यूमन जो बॉडी है, ठीक है, इसमें एक पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, बाह्य नासाद्वार होते हैं। ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, बाह्य नासाद्वार होते हैं, ये नासल पैसेज द्वारा नासल चैम्बर में जाकर पहुँचते हैं, ठीक है। अब ये नासल चैम्बर हैं ये कहाँ खुलते हैं, फेरिंग्स में, यानी ग्रसनी में जाकर के ओपन होते हैं। ग्रसनी के लिए एक बेहतरीन लाइन एनसीईआरटी लिख रही है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं यानी ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। ग्रसनी जो होती है, ठीक है, ये लेरिंग्स रीजन के द्वारा, यानी कंठ वाला रीजन है हमारा, इसके द्वारा ये ट्रैकिया में जाकर के ओपन होती है। कौन, ग्रसनी, ठीक है। फेरिंग्स की बात हो रही है। बात करें जो लेरिंग्स है, ठीक है, लेरिंग्स की बात करें, लेरिंग्स जो होता है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है, यानी उपास्थ्यमय पेटिका है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो लाइनें हैं, ठीक है। बात करें डिवेरिंग स्वेलोविंग, जब हम भोजन को निगलते हैं, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब भोजन को निगलते समय हमारी जो ब्रीथ रेट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो 0 होती है जब हम भोजन को निगल रहे हैं। लेकिन जब भोजन हम चबा रहे हैं नॉर्मल होती है उस टाइम पर, जब भोजन को हम चबा रहे हैं, ठीक है, उस समय ब्रीथ रेट नॉर्मल होती है। तो होता क्या है ड्यूरिंग स्वेलोविंग जो ग्लोटिस होती है, ठीक है, एपिग्लोटिस के द्वारा ढकती है। किसके द्वारा, ग्लोटिस जो होती है ये एपिग्लोटिस के द्वारा ढक जाती है, जिससे हमारा जो भोजन है, फूड जो है, ये फेरिंग्स से लेरिंग्स में ना जा सके। अब ये एपिग्लोटिस की बात करें, जो ग्लोटिस को ढक लेता है ड्यूरिंग स्वेलोविंग, ठीक है, भोजन को निगलते समय, ये एपिग्लोटिस कैसी होती है, ठीक है, एनाटॉमिकली ये कैसी होती है। बात करें ये ग्लोटिस जो होती है ये थिन होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है, ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जिसके द्वारा ये ग्लोटिस को ढक लेती है भोजन को निगलते समय, जिससे कि हमारा फूड जो है ये फेरिंग से लेरिंग्स में नहीं जा पाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। बात करें ट्रैकिया की, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, सीधी नलिका है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी यानी कि मध्य उपक्ष गुहा के मध्य में 5th लेवल थोरेसिक वर्टिब्रेटा में जाकर के, ठीक है, 5th लेवल थोरेसिक वर्टिब्रा में जाकर के ये लेफ्ट और राइट 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में जाकर के ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्राइमरी ब्रोंकाई की बात की है, लेफ्ट और राइट। अब ईच प्राइमरी जो ब्रोंकाई है दोनों की बात हुई, ठीक है। अब दोनों में से दोनों, ठीक है, ईच प्राइमरी ब्रोंकाई जो हैं इसमें भी मल्टीपल डिवीज़न होते हैं। अब ये जो मल्टीपल डिवीज़न हुए, रिपीटेड डिवीज़न हुए, तो ये सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और अंत में जाकर के वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाकर के ये एंड हो जाते हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। बात करें ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, जो सी शेप्ड के फ्लैप होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा क्या होते हैं ये सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। बात करें ईच प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वेरी थिन इरेगुलर, ठीक है, बहुत पतली इरेगुलर यानी अनियमित वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के ओपन हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एल्वेलाई कहते हैं, यानी कि वायु कूपिका हम कहते हैं, ठीक है। बात करें हमारे लंग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो लंग्स होते हैं ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स,
और एल्वेलाई के जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, तीनों का ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, इसके द्वारा लंग्स का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास आप एयर लंग्स होते हैं, ठीक है। दोनों जो लंग्स होते हैं ये डबल लेयर प्लूरा से ढके होते हैं, जिसके बीच क्या होता है, प्लूरल फ्लड जो होता है वह भरा होता है, ठीक है। इस प्लूरल फ्लड का काम क्या है, जो प्लूरल फ्लड होता है हमारी लंग सरफेस पे क्या होता है, एक फ्रिक्शन लग रहा होता है, उसी फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करते हैं, कौन, जो प्लूरल फ्लड होता है, ठीक है। बात करें आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में रहती है, यानी वक्षीय परत के कांटेक्ट में रहती है। जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली जो है, ये लंग सरफेस फेफड़ों की सतह के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। बात करें हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट की बात करें, जो एक्सटर्नल नोस्टल्स में जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का भाग होता है, ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। वहीं एल्वेलाई और डक्ट ऑफ एल्वेलाई मिलकर के ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक्सचेंज पार्ट बनाती हैं। एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है और कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, ये भी देख लेते हैं। एक्सचेंज पार्ट जो होता है, ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच O2 और CO2 के ये एक्चुअल डिफ्यूजन साइट्स होते हैं, ठीक है, अब वास्तविक विसरण स्थल होते हैं। वहीं कंडक्टिंग पार्ट की बात करें, जो कंडक्टिंग पार्ट यानी चालन भाग है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करता है, एल्वेलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है, फिर जो इसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स लगे होते हैं उनको क्या करता है, क्लियर करता है, उसके बाद ह्यूमिडिफाई करता है, आर्द्र करता है, ठीक है। उसके बाद जो बाहर की हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को ले रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेकर के आता है, ठीक है, ये कंडक्टिंग पार्ट का काम है। अब यहाँ बात करें, जो हमारे लंग्स होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, ये थोरैसिक चैम्बर में स्थित होते हैं। ये थोरैसिक चैम्बर बने कैसे होते हैं, ये मुख्यतः एयर टाइप चैम्बर होते हैं, यानी कि वायुरोधी कक्ष होते हैं। ये 4 पार्ट्स होते हैं ये थोरैसिक चैम्बर के, ये कैसे बने होते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बात करें थोरैसिक चैम्बर जो होते हैं, ठीक है, इनका निर्माण है, ये जो डोर्सल पार्ट होता है, इसका पृष्ठ भाग होता है, ये वर्टिबल कॉलम का बना होता है, ठीक है। वहीं इसका अधर भाग यानी वेंट्रल पार्ट जो होता है, ये स्टर्नम का बना होता है। इसका लेटरल पार्ट जो पार्श्व भाग होता है, ये रिब्स है, यानी पसलियों का बना होता है। लोअर पार्ट जो होता है, निचला भाग होता है, ये डायफ्राम का बना होता है। ये डायफ्राम भी कैसे होते हैं, डम शेप के होते हैं, यानी कि गुंबदाकार होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन होता है इसमें कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है, कुछ 5 स्टेप हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। 5 स्टेप कौन कौन से हैं। ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, उस समय क्या होता है कि जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर खींच रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारी एल्वेलाई है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है उसको हम बाहर फेंक रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, यानी कि बाहर की अंदर की वायु हम बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की, उसको हम अंदर ले रहे हैं। दूसरा जो स्टेप होता है कि एल्वेलियर मेम्ब्रेन के आर पार क्या होता है, O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, ब्लड और गैसों का ब्लड द्वारा क्या होता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बात करें ब्लड और टिश्यू के बीच क्या होता है, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है, अगला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, ठीक है। कैटाबोलिक ये लास्ट में जो प्रोसेस होती है, इससे क्या होती है, एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस्ड होती है। होता क्या है कि कैटाबोलिक प्रोसेस में जो O2 का हम उपयोग करते हैं, इनडायरेक्टली ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बीच CO2 जो होती है ये क्या होती है, रिलीज आउट होती है, ठीक है, उसको हम बाहर भी फेंकते हैं बाद में, ठीक है। बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, अगली जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसके मुख्यतः 2 टॉपिक होते हैं, ठीक है। इस 2 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अंतः शोषण यानी इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन यानी निःशोषण। अंतः शोषण यानी इंस्पायरेशन की बात करें कि जब हम बाहर की वायु, एटमॉस्फेयर की वायु अंदर खींचते हैं फेफड़ों में, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन कब तभी हो सकता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले कम होना चाहिए, ठीक है, तभी हम बाहर की वायु अंदर खींच सकते हैं। वही लाइन यहाँ पर लिखी है कि अंतः शोषण यानी इंस्पायरेशन तभी हो सकता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक हो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। एक लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी लिख रहे, देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वही बात है।
बात करें अंतः श्वसन कब स्टार्ट होता है, अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन तभी स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट कब होता है, ठीक है। स्टार्ट होने की बात करें तो ये डायाफ्राम के जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायाफ्राम में संकुचन होता है, ठीक है, वहाँ से प्रारंभ होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस हो यानी अग्रपथ जो भाग है वहाँ पर ये क्या करता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे अभी इंस्पायरेशन की यहाँ, ठीक है। एक्सपायरेशन की थोड़ी बात एनसीईआरटी लिख रही है कि एक्सपायरेशन कब हो सकता है। तो एक्सपायरेशन होता क्या है, एक्सपायरेशन जब अंदर की हम जो वायु है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर फेंकते हैं, वो एक्सपायरेशन हुआ यानी निःश्वसन। एक्सपायरेशन तभी संभव है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अधिक हो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो, तभी हम अंदर की एयर बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। बेसिक सा डिफरेंस है। बात करें जब हम एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, तब एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच क्या होना चाहिए, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होना आवश्यक है। ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन क्रिएट करता है, ठीक है। तो बात करें जो डायाफ्राम होते हैं, ठीक है, डायाफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ मसल्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के बीच में, ठीक है, रिब्स के बीच में स्थित होते हैं। जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये रिब्स के बीच स्थित होती हैं। ये क्या करती हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म है यहाँ समझना, ठीक है। इंस्पायरेशन कब कैसे होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ठीक है, बाह्य अंतरपार्श्विक जो पेशी होती है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती है स्टेनम ये ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है। रिब्स और स्टेनम ऊपर उठेगी जिससे क्या होगा, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी एक लाइन लिख रही है, यहाँ ध्यान देना कि यदि थोरेसिक चैम्बर में किसी भी प्रकार का थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीजन हुआ, किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी हुई, उतनी ही बढ़ोतरी, उतना ही इंक्रीजन जो पल्मोनरी वॉल्यूम में भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ गया। अब एक चीज़ आपको पता होगी कि वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के अपोजिट होता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि थोरेसिक वॉल्यूम के साथ पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, तो तब क्या होगा, हमारा जो पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर वॉल्यूम है इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। अभी जो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, तब हम बाहर की एयर जो है आसानी से अंदर ले सकते हैं। बस यही पूरी बात यहाँ पर पूरी मैकेनिज्म की बात हुई है, ठीक है, इतनी ही चीज़ है, ठीक है, इसको देख लेना आप। बात करें कि एक्सपायरेशन कब होता है, ठीक है। इंस्पायरेशन जो होता है ये डायाफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं, ठीक है, इनका जो उसमें वहाँ क्या होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तब होता क्या है कि जो डायाफ्राम और स्टेनम जो होती हैं, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशंस पर आ जाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम जो है, थोरेसिक वॉल्यूम में क्या होता है, डिक्रीजन होता है, ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम घट जाता है। अब क्या है, जब थोरेसिक वॉल्यूम वहाँ बढ़ा था तो उतना ही पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ थोरेसिक वॉल्यूम घटा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी उतना ही घट जाएगा। अब वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के अपोजिट होता है, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम घटा, पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या, तो पल्मोनरी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो अधिक हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हुआ ना, तब क्या होगा, जब पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से अधिक हो गया तब हम आसानी से जो अंदर की एयर है बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ है, ये एक्सपायरेशन की पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। बात करें एन एवरेज जो हेल्थी पर्सन है वो 12 से 16 टाइम्स जो होता है पर मिनट की दर से क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व जो एयर का वॉल्यूम है इसको हम इसका मीज़र किससे करते हैं, स्पायरोमीटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। आगे बात करें जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है। बात करें ज्वारीय आयतन, ठीक है, यानी टाइडल वॉल्यूम क्या है। टाइडल वॉल्यूम की बात करें नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय, ठीक है, नॉर्मल जब हम रेस्पिरेशन करें, जो हम सांस ले रहे हैं फेंक रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, के समय प्रति श्वास यानी पर ब्रीथ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। जितना एयर का वॉल्यूम हम अंदर ले सकते हैं, इंस्पायर्ड कर सकते हैं या फिर एक्सपायर्ड कर सकते हैं पर ब्रीथ, ठीक है, वही क्या है,
ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, ठीक है, इसका वैल्यू। अब यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन की बात करें 6000 से 8000 पर मिनट, ठीक है, अंतः श्वसित या फिर निःश्वसित कर सकता है, इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर 6000 से 8000 वैल्यू कैसी आई, ठीक है, हमने बात की थी कि पर मिनट एक हेल्थी पर्सन 12 से 16 बार कितनी बार ब्रीथ कर सकता है, 12 से 16 बार ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। बात करें 12 बार यदि हम ब्रीथ कर रहे हैं पर ब्रीथ, ठीक है, वैल्यू कितनी है 500, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 500 वैल्यू है। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 12 से करें तो कितना, ठीक, कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 6000, ठीक है, 6000 आएगी। वहीं हम बात करें यदि हम 500 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 16 बार है यदि हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, तब कितना आएगा, ये 8000 वैल्यू आएगी इसकी, बस वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। आगे हम बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ठीक है, यानी अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, यानी एयर का वह वॉल्यूम, ठीक है, अतिरिक्त वॉल्यूम, ठीक, एडिशनल वॉल्यूम, जो एक व्यक्ति क्या करता है बलपूर्वक इंस्पायर्ड कर सकता है। नॉर्मल तो इंस्पायर्ड हम जितना कर रहे हैं बस फोर्स लगा के जितनी मात्रा हम ले सकते हैं अंदर, ठीक है, बस वही क्या होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये 2500 ml से 3000 ml के बीच होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी की, ठीक है, इसके अपोजिट क्या होगा, एयर का वह वॉल्यूम, जितना हम सांस बाहर फेंकते, नॉर्मल सांस जितनी फेंक रहे हैं, यदि हम एडिशनल फोर्स लगाएं उसके बाद जितना एयर का वॉल्यूम, फोर्स लगाने के बाद जितना एडिशनल वॉल्यूम हम बाहर फेंक सकते हैं, वही हमारा होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है ये 1100 ml से 1000 ml से 1100 ml के बीच होती है, ठीक है। आगे हम बात करें रेजिडियल वॉल्यूम की। रेजिडियल वॉल्यूम क्या है, ये एयर का वह वॉल्यूम जो हम बलपूर्वक बाहर, ठीक है, बलपूर्वक निःश्वसन करें, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करें, बाहर फेंकें, ठीक, उसके बाद फोर्सफुल यदि हम फोर्स लगा के एयर को हम बाहर फेंक रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, उसके बाद भी जितनी एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स में शेष रह गया, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायर के बाद भी, ठीक है, वही क्या होता है रेजिडियल वॉल्यूम होती है। इसकी वैल्यू कितनी हो 1100 ml से 1200 ml होती है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर हमने क्या टाइडल वॉल्यूम देखा, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लिया। वहीं बात करें रेजिडियल वॉल्यूम, ये सारे वॉल्यूम हमने देखे, क्लियर है वॉल्यूम की बात। अब यहाँ कैपेसिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, बात करें यहाँ पर सामान्य एक्सपायरेशन, ठीक है, हम नॉर्मल एक्सपायरेशन जितनी सांस हम नॉर्मल फेंक रहे हैं उसके उपरांत नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर्ड कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, वही हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। ये जो होती है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होती है, ठीक है, ये जा कर के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, देख सकते हैं, ठीक, थोड़ा लॉजिकली आप सोचें, आसानी से आपके समझ में आएंगे। बात करें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, ईसी यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल जितनी हम सांस अंदर खींच रहे हैं, ठीक है, इसके उपरांत, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम बाहर फेंक सकते हैं, एक्सपायर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वही क्या है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है, यानी ईसी है। इसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है, ठीक है, ये ईसी के बराबर होते हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एफआरसी की बात करें यानी फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी हम जो नॉर्मल सांस बाहर फेंक रहे हैं, ब्रीथ बाहर की ओर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपायर कर रहे हैं, उसके उपरांत टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में शेष रह जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ हमारे लंग्स में शेष रह जा रहा है वही हमारी क्या है फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम है। इसमें क्या होता है रेजिडियल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है, ठीक है, ये एफआरसी के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक बात आई होगी कि हमने अभी देखा था कि फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम, ठीक है, फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम जो था, ठीक है,
कहाँ गया, हाँ, फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम। ठीक है, बात करें रेजिडियल वॉल्यूम। ठीक है, फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम और रेजिडियल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ हम रेजिडियल वॉल्यूम में हम फोर्स लगा के जितना भी एयर जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, हम बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो शेष रह रहा है हमारे लंग्स में, ठीक है, वही क्या है, ये रेजिडियल वॉल्यूम है। लेकिन फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम क्या है, यहाँ हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक है, सांस बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी एयर का वॉल्यूम है हमारे लंग्स में शेष रह जा रहा है, यही फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम है। ठीक है, इसको क्लियर करना आप। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर फंक्शनल रेजिडियल वॉल्यूम हो चुका। ठीक है, बात करें वाइटल कैपेसिटी क्या है। वाइटल कैपेसिटी यानी फोर्सफुली एक्सपायर्ड है, यानी बलपूर्वक निःश्वसन के बाद एयर का वह अधिकतम आयतन। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना हम फोर्स लगा के बाहर हम फेंक रहे हैं, उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम अंदर खींच सकते हैं, ठीक है, इंस्पायर्ड कर सकते हैं, वही हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम होती है, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ये तीनों का सम होता है वाइटल कैपेसिटी के बराबर। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें, बलपूर्वक जो इंस्पायर्ड करें, हम बलपूर्वक सांस अंदर ले रहे हैं, इसके बाद जितनी भी एयर का वॉल्यूम एकोमोडेट हो पा रहा है हमारे लंग्स में, ठीक है, वही क्या होती है, हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। कितनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी है कि वॉल्यूम जो एयर का वॉल्यूम है जो फेफड़ों में एकोमोडेट कर पा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनका टोटल सम होता है चारों का। ठीक है, इसको हम वाइटल कैपेसिटी और रेजिडियल वॉल्यूम का भी सम बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी के। तो ये कुछ कैपेसिटीज़ रही, ठीक है, और वहीं वॉल्यूम्स रहें। अब अगला टॉपिक हमारा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, एल्वेलाई जो होती हैं यानी कोशिकाएं जो होती हैं गैसों के एक्सचेंज के लिए क्या होती हैं, ये प्राइमरी साइट्स होती हैं। ठीक है, जो गैसों का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच होता है। जो ब्लड और टिश्यू पर, इन दोनों साइट्स पर क्या होता है, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, ये प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, आगे बढ़ें हम। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के साथ, यानी कि गैसों की जो घुलनशीलता है, इसके साथ साथ डिफ्यूजन में इन्वॉल्व्ड जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, यानी झिल्लियों की मोटाई है, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बात करें मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो गैसों का मिक्सचर है, इसमें किसी एक विशेष गैस यानी इंडिविजुअल गैस की जितनी भी कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, गैस की जो दाब है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन होता है गैस का, ठीक है, उसकी दाब का, वही क्या होती है, पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 होता है। ठीक है, उसको हम PO2 से डिनोट करते हैं, देख सकते हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर PCO2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो किधर से किधर होता है। ठीक है, ये है, इसकी हायरार्की है। ये एल्वेलाई से ब्लड में होता है, फिर ब्लड से कहाँ, टिश्यू में होते हैं। ठीक है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टिश्यू से ब्लड में होते हैं, फिर ब्लड से एल्वेलाई में, इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, जस्ट ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट। कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 20 to 25 टाइम्स हाइजर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 20 से 25 जो गुना सॉल्युबिलिटी है ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, किसके मुकाबले, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी के मुकाबले। ठीक है, बात करें
हमारे जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि विऑक्सीकृत रक्त है, जो गंदा खून है, इसको सिस्टेमिक वेंस के द्वारा क्या होते हैं, ये कैरी होती हैं, ठीक है। सिस्टेमिक वेंस होती हैं, सिस्टेमिक सिरा होती हैं, ठीक है, इनके द्वारा कैरी होती हैं। जो हमारा अच्छा रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको कौन कैरी करता है, ये सिस्टेमिक आर्टरीज होती हैं। सिस्टेमिक आर्टरीज के द्वारा क्या होती हैं, ये कैरीड होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। कुछ पार्शियल प्रेशर हैं, उनकी जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी में देख सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है, 40 mmHg। वहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 45 mmHg। किसके बराबर होती है, टिश्यू के, ठीक है, टिश्यू में भी इतनी होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg, ये दोनों का बराबर होते हैं, ठीक है। वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, PO2 होती है 95, वहीं PCO2 40 mmHg होती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, PO2 159 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg होता है। बात करें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में पर यूनिट पार्शियल प्रेशर के जो डिफरेंस से डिफ्यूज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, मात्रा है, ये ऑक्सीजन के अमाउंट से क्या होती है, बहुत अधिक होती है, मच हाइजर देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बात करें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन होते हैं इसके 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से देख सकते हैं। जो पहला लेयर होता है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, थिन स्क्वेमस इपिथेलियम, ठीक है, या फिर स्क्वेमस इपिथेलियम, कोशिका की पतली सल की उपकला। दूसरा जो होता है एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलियर कैपिलरीज, यानी कि कोशिकाओं की अंतःकला। तीसरा जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन भरा होता है, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की कुल थिकनेस जो होती है ये 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में O2 के सभी फैक्टर्स, ठीक है, ये एल्वेलाई से टिश्यू में डिफ्यूजन के लिए क्या होता है, फेवरेबल होते हैं। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के सभी फैक्टर, ये टिश्यू से एल्वेलाई में, ठीक है, ऑक्सीजन के सभी फैक्टर एल्वेलाई से टिश्यू में डिफ्यूजन के लिए फेवरेबल होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड के सभी फैक्टर जो होते हैं टिश्यू से एल्वेलाई में डिफ्यूजन के लिए फेवरेबल होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें, O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इसका माध्यम क्या होता है, ठीक है, इसका मीडियम मुख्य तौर पर O2 और CO2 का, ठीक है, ज़्यादातर मैमल्स में सभी में लगभग ब्लड ही होता है, ठीक है। लगभग 97% की बात करें, ठीक है, 97% जो माफ़ कीजिएगा ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये ब्लड के द्वारा RBCs के थ्रू होता है, ब्लड में RBCs के थ्रू होता है। लगभग 3% जो शेष बचता है, ठीक है, जो ब्लड होता है 3% जो ऑक्सीजन होता है, इसको कौन कैरी करता है, तो इसको प्लाज्मा में ये डिजॉल्व स्टेट में होते हैं, ठीक है। लगभग 97% ऑक्सीजन RBCs में, ब्लड में RBC करती हैं, ठीक है। वहीं जो 3% रिमेन रहता है, शेष रहता है, ये प्लाज्मा द्वारा क्या होते हैं, ये डिजॉल्व स्टेट में होते हैं। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, लगभग 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये RBCs के थ्रू ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। वहीं बात करें जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में कैरीड होता है, ठीक है। 7% जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं या प्लाज्मा में घुलनशील यानी डिजॉल्व स्टेट में होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करें ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा RBCs में एक हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये RBCs में स्थित क्या होता है, एक रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में ये एक रेड कलर का लाल रंग का आयरन पिगमेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ जो होता है, ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में बंद करके जो ऑक्सीजन होते हैं ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल मैनर में बनते हैं तब जाकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं। बात करें जो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, प्रत्येक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मिनट, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन के मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है।
हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होना प्राइमरी तौर पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? O2 के पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है। O2 और ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं कुछ। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये अफेक्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये भी अफेक्ट करते हैं, और टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जो परसेंटेज सैचुरेशन है, इसको PO2 के सापेक्ष यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के सापेक्ष यदि हम प्लॉटेड करें तब हमें सिग्मोइड कर्व मिलेगा। ये सिग्मोइड कर्व का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, सिग्मोइड कर्व को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है, ये हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है, इसका जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इनकी स्टडी में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। कौन? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यानी कि सिग्मोइड कर्व, ठीक है। एल्वेलाई में बात करें, जहाँ पर हाई PO2 होता है, ठीक है, केवल हाई पार्शियल प्रेशर होगा एल्वेलाई में, याद रखना, उसके बाद सब कुछ लो होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और लेस टेम्परेचर, वहाँ क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के सभी फैक्टर जो होंगे फेवरेबल कंडीशन में होंगे, ठीक है। ये कहाँ बात हुई? एल्वेलाई में। अब टिश्यू की बात करें, जस्ट अपोजिट होंगे इसके, यहाँ क्या होगा? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा एल्वेलाई में, ठीक है, टिश्यू में। उसके बाद सब कुछ हाई होगा, ठीक है, केवल लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। उसके बाद हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, देख सकते हैं। उसके बाद हाई कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर होगा। तब जाकर क्या होगा? यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो होगा वो डिसोसिएशन होने के लिए फेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बंधना जो है, ये लंग सरफेस पर बनते हैं, ठीक है, और कहाँ पर डिसोसिएट होते हैं? ये टिश्यू में जाकर के डिसोसिएट होते हैं, यहाँ भी हमने देखा, ठीक है। एल्वेलाई में बंधते हैं, ठीक है, वहीं टिश्यू में डिसोसिएट होते हैं। तो लंग सरफेस पर बनते हैं, ठीक है, वहीं कहाँ डिसोसिएट होते हैं? टिश्यू में जाकर के। बात करें प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में टिश्यूज़ को, ठीक है, कितने ml ऑक्सीजन देता है? लगभग 5 ml ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, इसके बारे में हम बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, माफ़ कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन द्वारा बंद करके, आपस में बंद करके कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। लगभग 20 से 25% ये कैरी होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बंधनीयता जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से, ठीक है, ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो बनता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंडिंग होकर के कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ये CO2 के आंशिक दाब यानी कि PO2 से ही संबंधित है, ठीक है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग होता है, इसको अफेक्ट करने वाला मुख्य कारक होगा ये वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। टिश्यू में हाई PCO2 होता है, लो PO2 होता है। इस अवस्था में हीमोग्लोबिन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से आसानी से बन जाता है, बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। वहीं एल्वेलाई में क्या होंगे? हाई PO2 होता है, ठीक है, लो PCO2 होता है। तब क्या होता है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन से CO2 का डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, ठीक है, ये एंजाइम है, इसकी जो कंसनट्रेशन है ये काफ़ी हाई होगी, कहाँ पर? RBCs में, याद रखना, RBC में काफ़ी हाई होगा। लेस कहाँ पर होंगे? माइन्यूट कहाँ पर होंगे? काफ़ी कम प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है NCERT में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है, ये दोनों दिशाओं में रिएक्शन कर सकते हैं। बात करें जो यहाँ पर देखिए कार्बोनिक एसिड जो है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड टिश्यू की बात करें, टिश्यू में क्या होता है? कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में क्या करता है? वो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? जो CO2 है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये RBCs और प्लाज्मा में क्या होते हैं? ये डिफ्यूज हो जाते हैं। जब डिफ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बोनेट बनाते हैं और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? एल्वेलाई में क्या होता है? एल्वेलाई में क्या होगा? कार्बोनिक एसिड जो है, ठीक है,
यहाँ देखिए कार्बोनिक एसिड जो है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की उपस्थिति में क्या होते हैं, ठीक है, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम होगा, तब क्या होगा, ये रिवर्स ये क्या होगा, रिवर्सिबल मैनर में, ये रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगी, ये रिएक्शंस होगी, तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और क्या होगा, वहाँ पर वाटर भी बनता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये कहाँ होती हैं, ये होती है एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन का नियमन। ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में क्या होता है, श्वसन का जो नियमन है यानी कि जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है, ये किसके द्वारा होता है, न्यूरल सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। हमारा जो ब्रेन्स होता है, इसका जो मेडुला रीजन्स होता है, इसमें क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल सेंटर होता है जो क्या क्या करता है, जो हमारे जो श्वसन होता है इसका रेगुलेशन को क्या करता है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मस्तिष्क हमारा जो ब्रेन है यानी कि इसके मस्तिष्क के जो पोन्स रीजन है, ठीक है, पोन्स रीजन में क्या होता है, एक अनदर सेंटर होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ये क्या करता है, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसका जो फंक्शन है, उनके फंक्शन को क्या करता है, ये मॉडरेट करने का काम करता है, ठीक है। वहीं आगे हम बात करें, जो हमारा जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जो फंक्शन को मॉडरेट करता है, ठीक है, ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम को क्या करता है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम को क्या जो सेंटर के न्यूरल सिस्टम है इसमें क्या करता है, ये इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है इसको क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जब इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है ये रिड्यूस हो सकती है तो होगा क्या, रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है। ये कौन करता है, जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, ठीक है, ये कर सकता है। जो रिदम सेंटर होता है, ठीक है, रिदम सेंटर की बात करें, इसके पास क्या होता है, ठीक है, रिदम सेंटर के पास एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए क्या होता है, हाईली सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। एरोटिक आर्क और जो कैरोटिड आर्टरी है इससे जुड़ी जो जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है इसके चेंजेस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसके जो रेमेडियल एक्शन लेने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, जो रिदम सेंटर है, रिदम सेंटर को क्या कर सकते हैं, ये नेसेसरी सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो रही किसकी, ये जो हमारे जो एरोटिक आर्क और कैरोटिड जो आर्टरी हैं इससे जुड़े जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। जो रेगुलेशन ऑफ रिदम रेस्पिरेटरी रिदम यानी कि श्वसन लय के नियमन के में ऑक्सीजन की जो भूमिका होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो रोल होता है वो क्विट इनसिग्निफिकेंट होता है यानी कि बहुत ही महत्वहीन होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कुछ, दमा यानी अस्थमा की बात करें, इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होंगे उस समय क्या होगा, हमारी रेस्पिरेटरी रेट घट जाएगी, ठीक है, इसमें काफ़ी चेंजेस होंगे उस समय रेस्पिरेशन लेने के समय, ठीक है, जब हम मतलब सांस लेने के समय क्या होगी, हमें घबराहट होगी और कठिनाई होगी, काफ़ी डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, ठीक है। वात स्फीत या फिर एम्फाइसीमा की बात करें, ठीक है, ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर यानी लंबे समय तक होने वाला डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें होता क्या है, एम्फाइसीमा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एम्फाइसीमा, इसमें एल्वेलियर वायरल जो वॉल होती है डैमेज्ड हो जाती है, जिससे क्या होता है, जब वॉल डैमेज्ड हो जाएगी तो इसका सरफेस एरिया घट जाएगा, ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो होगा, ठीक है, गैसों के एक्सचेंज का जो वो घट जाएगा, तब हम सांस ना अंदर ठीक तरीके से ले पाएंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो घट गया, ना ही हम आसानी से बाहर फेंक पाएंगे, तो ये एम्फाइसीमा होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कुछ हैं, ठीक है, जो भी ग्रेडिंग का काम करते हैं, ठीक है, पत्थर की घिसाई और स्टोन ब्रेकिंग का काम करते हैं, वहाँ क्या होता है कि जो इन स्टोन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे जो मुंह और हमारी जो नोज़ के जरिए क्या होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से
प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि उनको जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो पूरी तरीके से उनसे लड़ नहीं पाती है। तब क्या होता क्या है, ये लॉन्ग एक्सपोजर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिससे होता क्या, फाइब्रोसिस, ठीक है, ऐसे प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोसिस टिश्यू होता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इसकी फेफड़ों को लंबे समय तक नुकसान हो जाता है, लंग्स हमारे डैमेज भी हो सकते हैं। इनसे प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, इससे जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, स्टोन ब्रेकिंग या ग्रेडिंग का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्टिव मास्क लगा कर रखना चाहिए, ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जा सकें, ठीक है। तो थैंक यू, आज का चैप्टर हमारा इतना ख़त्म हुआ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा चैप्टर रहा, इसके बाद हम जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 60 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के, हम पूरे एक चैप्टर को एक वीडियो में पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन ही पूरे कंप्लीट हो पा रहे हैं, ठीक है, उसमें पूरा चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके जरिए हम क्या करेंगे, MCQs लगाएंगे, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्ड हों, ठीक है, क्योंकि केवल NCERT पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही कुछ चीज़ें जो होंगी आप लगाएंगे जब MCQs, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसका मल्टीपल रिवीजन करना है, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।